नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 7 फरवरी। द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, जीवन में बुरी आदत पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कोई इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, न्यू स्टार्ट संधि पहली बार किस वर्ष प्रभावी हुई थी? ऑप्शन से ए 1972, बी 1991, सी 2011 या डी 2021। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2011। इसका एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज की पहली न्यूज़ के साथ। न्यूज़ है, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हिट 38 मंथ लो। जीएस पेपर 2 आईआर से और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज़ को समझ लेंगे। तो भारत की कच्चे तेल आयात में हाल के महीनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। दिसंबर 2025 में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात जो है वो 38 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर 2025 में भारत ने रूस से 2.7 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था और नवंबर 2025 की तुलना में इसमें 27.1% कम और दिसंबर 2024 की तुलना में 15% ये कम है। इसका असर ये हुआ कि भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी घटकर 24.9% रह गई, जबकि एक महीने पहले ये 34% थी। ये पिछले 3 वर्षों में रूस की सबसे कम हिस्सेदारी है। भारत ने दिसंबर 2025 में रूस से केवल 58 लाख टन तेल आयात किया, जो फरवरी 2025 के बाद सबसे कम है। इसके विपरीत अमेरिका से तेल आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2025 में भारत ने अमेरिका से 1.1 मिलियन टन तेल आयात किया और दिसंबर 2024 की तुलना में 58% अधिक है। मूल्य के हिसाब से अमेरिका से आयात 569.3 मिलियन डॉलर का रहा। हालांकि यह नवंबर 2025 की तुलना में कम था, क्योंकि नवंबर में अमेरिकी तेल आयात 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया है कि भारत कम टैरिफ यानी 50% से घटकर जो 18% हो गए, उसके बदले रूसी तेल खरीदना बंद करेगा। लेकिन भारत ने इस दावे की न तो पुष्टि की है और न ही इसका खंडन किया है। भारत का रुख है कि बाजार की परिस्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार ऊर्जा स्रोतों में विविधता आए, और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है। रूस से भारत की दूरी कम है, इसलिए शिपिंग लागत कम पड़ती है। अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लाने की दूरी 4.5 से 5 गुना अधिक है। अनुमान के अनुसार अमेरिका वेनेजुएला से शिपिंग लागत जो है वो $4.5 प्रति बैरल है, पश्चिमी एशिया से $1 प्रति बैरल। दिसंबर 2025 में भारत ने अमेरिका तेल के लिए $506.7 प्रति टन चुका, जबकि रूसी तेल के लिए $469.4 प्रति टन, यानी कि रूसी तेल अब तक का सबसे सस्ता विकल्प है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार यदि भारत पूरी तरह वेनेजुएला के तेल पर निर्भर हो जाए तो वह तभी व्यावसायिक रूप से संभव होगा जब वेनेजुएला का कच्चा तेल $10 से $12 प्रति बैरल की भारी छूट पर मिले। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह भारत का रुख राजनीतिक दबाव से अधिक आर्थिक तर्क पर आधारित दिखता है। भारत एक देश पर निर्भरता कम कराए, लेकिन सस्ता और व्यवहार्य विकल्प छोड़े बिना। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ को। न्यूज़ है, $120 मिलियन प्लेस टू चाबहार पोर्ट फुल्ली पेड गवर्नमेंट। न्यूज़ को समझ लेंगे तो चाबहार बंदरगाह भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना रही है। भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह के लिए ईरान को दिए गए $120 मिलियन की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। ये भुगतान ऐसे समय पर किया गया है जब अमेरिका द्वारा दी गई प्रतिबंधित छूट अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाली है, यानी कि छूट खत्म होने से काफी पहले भारत ने अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी कर दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पूरा पैसा दे दिया गया तो समस्या क्या है? तो असल समस्या अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़ी है। सरकार ने संसद में संकेत दिया कि यदि अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध वापस नहीं लिए तो भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का संचालन और प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा, और यही कारण है कि सरकार ने भविष्य को लेकर अनिश्चितता जताई है। सरकार ने 2026-27 के बजट में चाबहार के लिए कोई नया आवंटन नहीं रखा है। इसका संकेत यह माना जा रहा है कि भारत फिलहाल इस परियोजना में आगे सक्रिय निवेश या संचालन को लेकर आश्वस्त नहीं है। हालांकि सरकार का ये पक्ष है कि उसने ईरान के साथ मई 2024 में हुए
10 वर्षीय समझौते के तहत अपनी पूरी प्रतिबद्धता निभा दी है। विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि $120 मिलियन का योगदान केवल बंदरगाह उपकरणों की खरीद के लिए था, जिसे पूरा कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण आयाम जुड़ता है अफगानिस्तान को लेकर। तो भारत अब तक चाबहार बंदरगाह का उपयोग अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और खाद्य सामग्री भेजने के लिए करता रहा है। इस कारण यह बंदरगाह भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में भी अहम भूमिका निभाता रहा है। इसी बीच ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि उन्हें अब तक भारत सरकार की ओर से चाबहार के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं बताई गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को उम्मीद है कि भारत इस परियोजना में अपने हितों को छोड़े बिना समाधान निकालने की कोशिश करेगा। अब ये जो पूरी स्थिति है, इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देख लेते हैं। तो अमेरिका ने न केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, बल्कि यह चेतावनी भी दी है कि अगर भारत ईरान के साथ व्यापार जारी रखता है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। और इसी दबाव के चलते भारत पहले ही 2019-20 से ईरान से तेल आयात बंद कर चुका है। इस पृष्ठभूमि में अमेरिका ईरान के बीच ओमान में चल रही वार्ता महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इन वार्ताओं से तनाव कम होता है और प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो चाबहार परियोजना को नई जीवन रेखा मिल सकती है। और निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए अपनी वित्तीय जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन भू राजनीतिक दबाव और अमेरिकी प्रतिबंध इस परियोजना के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। ये मामला दर्शाता है कि आज के दौर में रणनीतिक परियोजनाएं केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बार चाबहार बंदरगाह के बारे में भी, चाबहार पोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका चाबहार बंदरगाह। ये ओमान की खाड़ी पर स्थित दक्षिण पूर्वी ईरान के चाबहार शहर का एक समुद्री बंदरगाह है और ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। और इसमें शाहिद कलंतरी, जब आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका चाबहार पोर्ट। तो इसमें शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहरची नामक 2 अलग अलग बंदरगाह इसमें शामिल हैं। और ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह यानी ग्वादर पोर्ट से लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। चाबहार बंदरगाह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के निकट और होर्मुज जल डमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है। और ईरान का एकमात्र बंदरगाह जिसकी सीधी पहुंच हिंद महासागर तक है। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों जिसमें कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य के निकट होने के कारण इसे इन भू आबद्ध देशों का स्वर्ण द्वार भी कहा जाता है। इतिहास को समझ लेते हैं तो बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव आता है सबसे पहले 1973 में ईरान के अंतिम शाह द्वारा रखा गया था। हालांकि 1979 की ईरानी क्रांति के कारण विकास में देरी हुई। भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को और विकसित करने की योजनाओं पर सहमति जताई थी, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं कर पाए। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है आरबीआई होल्ड्स पॉलिसी रेट FY26 इन्फ्लेशन आउटलुक सीन एट 2.1%। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज को समझ लेते हैं। तो आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति के फैसले को इसमें हम समझेंगे। तो इसका अर्थव्यवस्था, महंगाई और विकास के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले नीति के मुख्य फैसले पर आते हैं। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के बनाए रखा जाएगा। साथ ही आरबीआई ने अपनी नीति का रुख तटस्थ ही रखा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल न तो ब्याज दरें बढ़ाने की जल्दबाजी और न ही तुरंत घटाने की। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने दरों में बदलाव क्यों नहीं किया। तो आरबीआई के गवर्नर के अनुसार हाल ही के समय में वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बढ़ी हैं, जैसे कि भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक तनाव। लेकिन इसके बावजूद कुछ व्यापार समझौतों के सफल होने से भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। इसलिए आरबीआई का आकलन है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति फिलहाल संतुलित और मजबूत बनी हुई है। अब हम एक बार मुद्रास्फीति यानी महंगाई के दृष्टिकोण को समझते हैं। तो आरबीआई ने ये कहा है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति 4% और दूसरी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान है। ये दर आरबीआई के 4% के लक्ष्य के आसपास है, यानी महंगाई फिलहाल नियंत्रण में मानी जा रही है। हालांकि महंगाई के अनुमान में जो हल्की सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही, उसका एक मुख्य कारण है कीमती धातुएं, जिसमें कि सोना और चांदी शामिल है। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी, इन धातुओं की कीमतों ने महंगाई में लगभग 60 से 70 आधार अंकों का योगदान दिया। और इसके बावजूद कोर इन्फ्लेशन यानी कि मूल महंगाई अभी भी कम स्तर पर बनी हुई है, जो आरबीआई के लिए एक राहत की बात है। अब विकास यानी कि जीडीपी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई के अनुसार आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और विकास का दृष्टिकोण सकारात्मक है। इसी कारण वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए वार्षिक जीडीपी का अनुमान 6.9% है और दूसरी तिमाही के लिए इसे 7% कर दिया गया है।
इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार फिलहाल अच्छी बनी रहने की उम्मीद है। हालांकि आरबीआई ने पूरे वर्ष के विकास अनुमान को अभी जारी नहीं किया है। इसका कारण है कि जीडीपी की नई श्रृंखला के आंकड़े जल्द जारी होने वाले हैं और उनके आधार पर अप्रैल की नीति बैठक में पूरे साल के अनुमान दिए जाएंगे। अब हम संभावित जोखिम को भी समझ लेते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि भले ही महंगाई अभी नियंत्रण में है, लेकिन भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव और प्रतिकूल मौसम घटनाएं भविष्य में महंगाई को ऊपर की ओर धकेल सकती हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव मौजूदा विश्व आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं। अब आते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी कि तरलता प्रबंधन पर, जो इस नीति का एक अहम हिस्सा है। अब आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि वो आगे भी तरलता प्रबंधन में सक्रिय रहेगा। इसका मतलब ये है कि बैंकिंग प्रणाली में पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी, ताकि उद्योगों, व्यवसायों और आम लोगों तक ऋण आसानी से पहुंच सके और मौद्रिक नीति का असर सही ढंग से हो। सरकारी नकदी शेष में उतार चढ़ाव और विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए तरलता प्रबंधन पहले से योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। और निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं, आरबीआई का ये फैसला ये दर्शाता है कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है, महंगाई फिलहाल नियंत्रण में है और विकास की गति संतोषजनक बनी हुई है। इसी कारण आरबीआई ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव न करते हुए स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता दी है। इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज माइनर टू एंड 30 वीक प्रेगनेंसी। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, तो न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसे समझते हैं, जो महिला अधिकारों, प्रजनन स्वायत्ता और संवैधानिक मूल्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। तो दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी है। ये फैसला अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आमतौर पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी कानून के तहत 20 या 24 सप्ताह के बाद गर्भपात बहुत सीमित परिस्थितियों में ही संभव होता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने की। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि किसी भी महिला को गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी महिला की स्वतंत्र इच्छा और गरिमा को केंद्र में रखती है। अब इस फैसले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में ये विचार करना जरूरी है कि नाबालिग बच्ची को गर्भावस्था जारी रखने का अधिकार देना ही अपने आप में पहली दृष्टि में अवैध प्रतीत होता है, क्योंकि वह नाबालिग है और पहले से ही एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रही है। और अदालत ने यह माना कि नाबालिग पर मातृत्व थोपना कानूनी, नैतिक और संवैधानिक तीनों स्तर पर गलत हो सकता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने की। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी महिला को गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और महिला की स्वतंत्र इच्छा और गरिमा को ये पूरा जो फैसला है वो केंद्र में रखता है। इस निर्णय का व्यापक महत्व ये है कि महिला केंद्रित न्याय को मजबूत करता है। ये फैसला बाल अधिकारों और महिला अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है और ये स्पष्ट करता है कि कानून का उद्देश्य किसी को पीड़ा में धकेलना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अवसर देना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली और अंतिम न्यूज़ को। न्यूज़ है, सेंटर लेज डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स इन कंट्री। टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। न्यूज़ को समझ लेंगे। तो दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में डीप टेक स्टार्टअप के लिए पहली बार आधिकारिक परिभाषा और पात्रता मानदंड तय किए हैं। अब तक डीप टेक एक प्रचलित शब्द था, लेकिन इसकी कोई कानूनी या सरकारी परिभाषा नहीं थी और इसी कमी को दूर करते हुए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डीपीआईआईटी ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। सबसे पहले समझते हैं कि डीप टेक स्टार्टअप आखिर होता क्या है। तो सरकार के अनुसार डीप टेक स्टार्टअप वह कंपनी है जो किसी वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग अनुशासन में नए ज्ञान या नई तकनीक प्रगति के आधार पर समाधान विकसित करती है। यानी कि ये केवल ऐप, प्लेटफॉर्म या सेवा आधारित नवाचार नहीं है, बल्कि कोर साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप होते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी कंपनी को डीप टेक स्टार्टअप मानने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी। इसके लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि कंपनी अपने अधिकांश धन का उपयोग R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करे। दूसरी बात, कंपनी के पास महत्वपूर्ण और नवीन बौद्धिक संपदा होनी चाहिए या वह उसे विकसित करने की प्रक्रिया में हो और उसे व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने की दिशा में कदम उठा रही हो। इसके अलावा सरकार ये भी मानती है कि डीप टेक स्टार्टअप्स को लंबी विकास अवधि, अधिक पूंजी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और उच्च वैज्ञानिक या तकनीकी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि इन्हें सामान्य स्टार्टअप से अलग श्रेणी में रखा गया है। अब सामान्य स्टार्टअप और डीप टेक स्टार्टअप के बीच में फर्क समझते हैं। तो दरअसल डीपीआईआईटी के अनुसार सामान्य स्टार्टअप वह कंपनी होती है जो 10 साल से कम पुरानी हो या जिसका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से कम हो। लेकिन डीप टेक स्टार्टअप को ये विशेष छूट दी गई है कि वह 20 वर्षों तक खुद को स्टार्टअप मान सकती है और उसका टर्नओवर 300
करोड़ रुपए तक हो सकता है। और ये छूट इसलिए दी गई है क्योंकि डीप टेक कंपनियों को तकनीक विकसित करने और मुनाफे तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। और अब इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि कोई भी कंपनी अपने आप को डीप टेक स्टार्टअप घोषित नहीं कर सकती। इसके लिए उसे DPIIT से प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेशन लेना होगा। यहाँ पर DPIIT ही अंतिम प्राधिकरण होगा जो तय करेगा कि कोई कंपनी सामान्य स्टार्टअप है या डीप टेक स्टार्टअप। अब ये फैसला एक अंतर मंत्रालय प्रमाणन बोर्ड के मार्गदर्शन में किया जाएगा, जिसमें कि DPIIT के संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्णय पूरी तरह तकनीकी और विशेषज्ञ आधारित होगा। और हालांकि अब सरकार ने एक और अहम प्रतिबंध भी लगाया है। कोई भी डीप टेक स्टार्टअप रियल एस्टेट, सट्टा संपत्तियों या शेयर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर सकता जब तक कि वे गतिविधियां सीधे उसके मूल अनुसंधान और ज्ञान सृजन के उद्देश्य से जुड़ी न हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी समर्थन का दुरुपयोग न हो। केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप को देश के भविष्य के विकास का इंजन मान रही है और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का संरक्षक बनाया गया है। ये फंड 7 वर्षों तक उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश और शोध को वित्त पोषित करेगा और इसका एक बड़ा हिस्सा डीप टेक स्टार्टअप को मिलेगा। और इसी क्रम में RDI फंड से जुड़ी कंपनियों को इसी के साथ RDI फंड से जुड़ी कंपनियों को 15 साल तक 2% से 4% की रियायती ब्याज दर पर वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है। यह डीप टेक स्टार्टअप के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अंत में आपको ये भी जानना जरूरी है कि जुलाई 2023 में एक डीप टेक नीति का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि मौजूदा अधिसूचना को उसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा सकता है। और ये था आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को देखने की। प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह ओमान की खाड़ी पर स्थित है। दूसरा है, यह ग्वादर बंदरगाह की तुलना में भारतीय क्षेत्र के अधिक निकट है। तीसरा, यह अफगानिस्तान में भारतीय सैनिकों के लिए एक सैन्य अड्डे के रूप में कार्य करता है। चौथा, यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INST का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3, D चारों। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।